या आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे हमने कल इस टॉपिक को चालू किया था, पतंजलि के योग सूत्र, जो कि जैसे मैंने बताया था कल कि अंदाज से 2400 साल पहले संग्रह हुए हैं, मतलब कंपाइल हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं। और ये भारत के, आप बोलिए कि धरोहर है, जो कि प्रॉब्ली हजारों सालों का जो योग का ज्ञान है उसको बहुत ही शॉर्ट रूप में सूत्रों के फॉर्म में, 196 सूत्रों के फॉर्म में ये पूरा का पूरा ज्ञान दिया गया है। और ये जो ज्ञान है ये एसेंशियली चार चैप्टर्स में है। पहले चैप्टर का नाम है समाधि, और दूसरे चैप्टर का नाम है साधना, और तीसरा है विभूति। विभूति मतलब मिस्टिक पावर, सिद्धियां। और चौथा जो है वो है कैवल्य, मतलब मोक्ष से संबंधित वो चैप्टर है। तो योग का जो मार्ग है, योग सूत्रों का जो मार्ग है, जो सबसे प्राचीन मार्ग है, वो काफी अलग है। वो नहीं है जो कि हम योग के बारे में नॉर्मली मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और आसपास दुनिया में लोगों को योग करते हुए देखते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि योग जो है वो प्राइमरीली कंसंट्रेशन के ऊपर है, माइंड का कंसंट्रेशन। और माइंड के कंसंट्रेशन को एक टूल बना के, एक बोलिए व्हीकल बना के, एक नाव बना के हम अपने अंदर के माइंड के सारे लेयर्स को पार करते हैं। अंदर के अंधेरे रात में घुसते हुए जाते हैं, जोत जलाते हुए जाते हैं। मानस से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति से पुरुष। और ये मार्ग एक्शन का मार्ग है। ये मार्ग एक्चुअली ज्ञान वाला मार्ग नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ सीखने को नहीं है, करने को है। जैसे मान लीजिए कि साइकिल चलाना। साइकिल चलाने के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन साइकिल पे बैठ के चलाना, एक बार दो बार गिरना, उसके बाद वो साइकिल चलाने की एक अभ्यास हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, एक स्किल डेवलप हो जाता है। फिर आदमी दोनों हाथ छोड़ के भी हैंडल से साइकिल चला लेता है, और उसको पूरे स्पीड में चला लेता है, उसको बायां दायां करते हुए भी चला लेता है, और जीवन भर चला सकता है। तो योग भी उसी तरह है। योग चालू करने के लिए 2 मिनट नहीं लगते हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए अभ्यास है। अभ्यास कंसंट्रेशन का। और छोटे लेवल पे अभ्यास वैराग्य का। हमको अपने आप को दुनिया से अपने मर्जी के अनुसार दूर करना पड़ता है। मतलब हम चिपकते नहीं हैं, हमारी इंद्रियां चिपकती नहीं है, हमारी इंद्रियां अपने मन मर्जी अनुसार कहीं भागती नहीं है। हमारे इच्छा अनुसार, हमारे जरूरत अनुसार, हमारे रिक्वायरमेंट अनुसार हम उसको बाहर ले जाते हैं या अंदर लेके आते हैं। वो जो इंद्री के दरवाजे हैं, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ खुलते हैं, वो दरवाजे हमारे चौकीदारी में रहते हैं। तो ये दरवाजे कितने हैं? ये दरवाजे 10 हैं। 5 वो दरवाजे
जो बाहर की दुनिया का ज्ञान अंदर देते हैं हमको कि बाहर क्या है, और 5 वो दरवाजे जिससे हम अंदर से बाहर कर्म करते हैं, काम करते हैं, बदलाव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं बाहर की दुनिया को। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हम बाहर का ज्ञान, नॉलेज अंदर लाते हैं, और 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम अंदर डिसाइड करके, बुद्धि डिसाइड करती है, ऑर्डर देती है, और वो ऑर्डर मानस के द्वारा, मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन देके बाहर की दुनिया में वो काम करते हैं, बदलाव लाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कुछ दुनिया में चेंज लाते हैं। इन 10 पे हमारी चौकीदारी है। प्राइमरी लेवल पे ये चौकीदारी मन करता है, सेकेंडरी लेवल पे ये चौकीदारी अहंकार करता है, थर्ड लेवल पे ये चौकीदारी बुद्धि करती है, और बुद्धि पूरे हमारे सिस्टम की कंट्रोलर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, अथॉरिटी है। तो पहले जो चैप्टर है, समाधि का जो चैप्टर है, उसमें समझाया जा रहा है कि समाधि क्या है, और योग का जो प्राइमरी मेथड है, जैसे मैंने पहले कहा, वो कंसंट्रेशन का मेथड है। कंसंट्रेशन के 3 स्टेज होते हैं: धारणा, ध्यान और समाधि। इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी माइंड हैं, हर माइंड में हम कंसंट्रेशन करते हैं, और समाधि तक जाते हैं। धारणा जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, ध्यान जो है वो उससे हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, समाधि जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है। और मानस में, जिसको कि हम कॉमनली कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसमें 2 प्रकार के समाधियां लगती हैं। मतलब 2 लेवल है, 2 लेवल की धारणा, ध्यान, समाधि है। और अहंकार, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसमें भी 2 लेवल की समाधि है। वहां पर भी 2 लेवल में धारणा, ध्यान, समाधि होती है। और उसके ऊपर बुद्धि में 1 लेवल की समाधि है। उसके ऊपर है मूल प्रकृति, उसमें भी 1 लेवल की समाधि है। और उसके ऊपर है पुरुष, उसमें भी 1 लेवल की समाधि है। पुरुष मतलब क्या? पुरुष मतलब साधारण भाषा में आप बोल सकते हैं आत्मा, सोल, प्योर कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, वो पुरुष है। वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट को हिचक आती है स्पिरिट के बारे में बात करने में, सोल के बारे में बात करने में, लेकिन ये तो एक तत्व ऐसा है जो कि सच्चाई है हर एक के लिए। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप जू हो, चाहे आप ईश्वर को माने या नहीं माने, चाहे आप कोई भी प्रकार के जानवर हो, पंछी हो, मछली हो, पेड़ हो, कॉन्शियसनेस सब में है, अलग अलग डिग्रीज में। उसको हम नॉर्मल धर्म के भाषा में कोई सोल बोलता है, कोई स्पिरिट बोलता है, कोई आत्मा बोलता है, कोई पुरुष बोलता है। तो साइंटिस्ट उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और उन्होंने कॉन्शियसनेस की करीबन 220-230 थ्योरियां बना रखी हैं, और उसको वो लैब में प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला से उसको समझने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूरो साइंटिस्ट के साथ बैठ के उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं है। क्योंकि जो साइंटिफिक जगत है वो आज तक माइंड को ही नहीं समझा।
वो जो माइंड है आपका, वो फिजिकल नहीं है, लेकिन वो माइंड का इलाज करते हैं फिजिकल तरीके से। पहले जमाने में शॉक देते थे, दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, असाइलम में रख देते हैं। हमारे देश में हमारी जो सभ्यता है वो हजारों हजारों साल पुरानी है। हमारे यहां तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शॉक दिया जाए, दवाई खिलाई जाए, इंजेक्शन लगाया जाए, अकेले में रखा जाए, बांध के रखा जाए। क्योंकि इस देश ने माइंड के ऊपर इतनी गहरी रिसर्च करी है जो कि अद्भुत है। अमेरिका को 400 साल हुए हैं। 400 साल क्या है मानव हिस्ट्री के हिसाब से? ह्यूमैनिटी अंदाज से, ह्यूमन बीइंग्स अंदाज से 1 साल से 2 साल, 1 लाख साल से 2 लाख साल, 2.5 लाख साल पुराने हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, वही कई हजारों साल पुराने हैं, 5,000, 6,000, 7,000, हम जानते नहीं है। ये जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं अभी, योग सूत्र, ये 2,400 साल पुराना है। और वो भी उस समय बनाया नहीं गया है। जो उस समय था उसको स्टोर किया गया है, उसको कंपाइल किया गया है, उसका संग्रह किया गया है। और योग सूत्र जो है वो सांख्य दर्शन पे आधारित है, सांख्य दर्शन के थ्योरी पे। और सांख्य दर्शन जो है वो अंदाज से 3-3.5 हजार साल पुराना माना जाता है। वो कपिल मुनि ने उसको प्रेजेंट किया था। तो सांख्य दर्शन जो है वो दर्शन शास्त्र है, योग सूत्र जो है वो दर्शन शास्त्र है। ऐसे वेद में से 6 दर्शन शास्त्र निकलते हैं। 2 तो मैंने आपको बताए, सांख्य और योग। और बाकी जो 4 है वो है वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिका। इनमें से 6 में डायरेक्ट वेद से प्रूफ लिया गया है कि ये जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, इसकी सच्चाई वेदों पे आधारित है। बट वेद इतने ब्रॉड है कॉन्सेप्ट में कि सांख्य में ईश्वर नहीं है, लेकिन बाकी 5 में ईश्वर है। और दोनों वेद पे आधारित है, प्रूवन है। कोई भी वैदिक पंडित यह साबित नहीं कर सकता कि सांख्य गलत है वेद के आधार पर। और 3 दर्शन और हैं। एक है चारवाक, जो मटेरियलिस्ट फिलॉसफी है। वो ईश्वर को नहीं मानती, वो आत्मा को नहीं मानती, वो मन को नहीं मानती, बुद्धि चित्त किसी को नहीं मानती। उनका कहना है वही सत्य है जिसको मैं अपने इंद्रियों से देख सकता हूं, प्रत्यक्ष रूप से। तुम बोलते हो भगवान है, दिखाओ। आत्मा है, दिखाओ। मन है, दिखाओ। बुद्धि है, दिखाओ। नहीं दिखा सकते हो तो नहीं है, बेवकूफ बना रहे हो। जो दिख नहीं सकती, जिसको साबित नहीं कर सकते, वो है नहीं। लॉजिक मत सुनाओ। तो हम देखेंगे योग सूत्रों में कि सही ज्ञान क्या है, उसको पता लगाने के 3 तरीके हैं। और सांख्य में भी वही 3 तरीके हैं। और आपको अपने जीवन में कोई भी स्वामी, कोई भी पंडित, कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु जो बोल रहा है, उसको आपको उस 3 मापदंड से देखना है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका ज्ञान सच्चा है कि झूठा है। किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं।
जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है वो सत्य है। इसलिए कोर्ट में पूछते हैं कि चश्मदीद गवाह कौन है, आई विटनेस कौन है, किसने अपनी आंखों से देखा है, वो सत्य है। और सेकंड, जो लॉजिकली इन्फर किया जा सके वो भी सत्य है। जैसे मान लीजिए आग लगी तो धुआं निकलता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आग लगेगी और धुआं नहीं निकलेगा। अगर मैंने धुएं को देख लिया तो मैं उसको प्रमाण मान सकता हूं कि वहां पर कहीं ना कहीं आग लगी है। मेरे को नहीं दिख रही है, इसका यह मतलब नहीं कि नहीं है। मेरे को धुआं दिख रहा है, इसका मतलब आग है। और तीसरा है, जो कि जिसके वक्तव्य पे, जिसके वचन पे आप अंधा विश्वास कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो वेद में लिखा हुआ है वो हमारे लिए ब्लाइंड बिलीफ है। तो जो योगी ऋषि मुनि का जो वचन वेद में है वो सही है। अगर हमको प्रत्यक्ष रूप से वो ज्ञान नहीं मिला है, अनुमान से, लॉजिकल इन्फेरेंस से भी नहीं मिला है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है। कौन से शास्त्रों में? चार वेदों में। तो वो सही है। और जब आप उस शास्त्र का अध्ययन करेंगे, उसमें दी हुई साधना का अभ्यास करेंगे, साधन का प्रयोग करेंगे, साधना करेंगे, तो आपको वो सच्चाई प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी। आपको उसका अनुमान, उसका लॉजिकल इन्फरेंस मिलेगा। और जब वो आपको मिलेगा तब आपका वचन वेट कैरी करेगा। आपके वचन को लोग मानेंगे और उसको मानते हुए वो अपनी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी चालू करेंगे, उस मार्ग पे चलेंगे, ताकि उनको भी वो सत्य, वो अंतिम सत्य का दर्शन हो। तो दर्शन शास्त्र अंतिम सत्य का भी दर्शन कराता है, सारे सत्यों का दर्शन कराता है। तो चारवाक जो है वो ईश्वर को नहीं मानता। चारवाक दर्शन, एक दर्शन है बौद्ध दर्शन, वो भी नहीं मानता ईश्वर को। और एक है जैन दर्शन, वो भी नहीं मानते ईश्वर को। और जो 500 550 साल पहले नानक का चालू किया हुआ मार्ग, वो भी दर्शन शास्त्र है। और वो भी आप बोल सकते हैं वेदों पे आधारित है। वो भी दर्शन कराता है। ये दर्शन शास्त्र क्या चीज का दर्शन कराते हैं? पूरा ब्रह्मांड की शक्ति का दर्शन कराते हैं, ईश्वर का दर्शन कराते हैं, आत्मा का दर्शन कराते हैं, बुद्धि का दर्शन कराते हैं, अहंकार का दर्शन, मानस का दर्शन, पांच ज्ञान इंद्रियों का दर्शन, पांच कर्म इंद्रियों का दर्शन कराते हैं, पांच तन्मात्राओं का दर्शन कराते हैं और पांच महाभूत का दर्शन कराते हैं। और ये 25 के 25 हम हैं, हमारे अंदर है। ये जो हमारी दुनिया है वो हम बनाते हैं। ये जो ब्रह्मांड है वो हम बनाते हैं। हमारा पुरुष और मूल प्रकृति जब करीब आते हैं तब इस ब्रह्मांड का निर्माण चालू होता है। और जो पहला उपज है उसको बुद्धि बोलते हैं। और मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति प्रकृतियों की जननी है। दिखाई नहीं देती है क्योंकि अति सूक्ष्म है, नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसको अनमैनिफेस्टेड बोलते हैं। ये मैनिफेस्ट अभी नहीं हुई है।
ये अव्यक्त है, इसने अपने आप को सबके सामने पेश नहीं किया है। हमारी इंद्रियां कमजोर हैं इसको देखने के लिए। हमारी इंद्रियों की बैंडविड्थ छोटी है, और हमारी छोटी सी इंद्रियों के बैंडविड्थ में ये बड़ी सी विराट अनंत जो मूल प्रकृति है वो नहीं दिखती है। आज साइंस बोलता है कि जब कॉन्शियसनेस क्वांटम एनर्जी के करीब आता है, क्वांटम एनर्जी के फील्ड के करीब आता है, तो वहां मैनिफेस्टेशन चालू होती है और क्वांटम पार्टिकल्स बनते हैं, क्वांटम वेव्स बनते हैं। तो उनकी क्वांटम एनर्जी की फील्ड क्या है? मूल प्रकृति, जो कि इनको पिछले 100 साल में पता चला है। और कपिल मुनि ने इसका वर्णन 3000 3,500 साल पहले कर दिया था। इन्होंने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज किए हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़े हैं, तब जाके इनको समझ में आया है कि मैटर दो प्रकार का है। एक वो मैटर है जो स्थूल है, और एक वो मैटर है जो सूक्ष्म है। और उनको यह समझ में आया है कि एनर्जी और मैटर एक ही है, क्योंकि वो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया E इज इक्वल टू mc²। जो E जो है वो एनर्जी है, M जो है वो मास है, मैटर का रिप्रेजेंटेशन है, और C जो है वो लाइट की स्पीड है। जब आप सांख्य पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये सब उसमें दिया हुआ है, कि सबसे पहले शक्ति, मूल प्रकृति मतलब शक्ति प्राइमोर्डियल रूप में अति सूक्ष्म अवस्था में इनफाइनाइट साइज की इनफाइनाइट टाइम में प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर इनफाइनाइट संभावनाएं होती हैं। और जब भी चेतना, चेतन तत्व किसी एक संभावना को देखता है, उसके बारे में बोलिए कि ध्यान लगाता है, उस तरफ जाता है, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो मैनिफेस्ट होती है, वो संस्कार बनती है और बुद्धि में आती है। फिर समय पे वो बुद्धि से अहंकार जाती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि यूनिवर्स का माइंड है, यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है, ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है, हमारे जगत का, हमारे दुनिया का, हमारे वर्ल्ड का ब्लूप्रिंट है। उसमें हम सब जुड़े हुए हैं। एक एक बंदा उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है, और उसमें से इंडिविजुअल माइंड्स कनेक्टेड हैं। फिर जैसे मान लीजिए एक बड़ा सर्वर है, उसके अंडर 800 करोड़ कंप्यूटर चल रहे हैं, अगर हम सिर्फ मानव जाति की बात करें तो। और एक एक मानव को इंडिविजुअल माइंड है, और वो जो सर्वर है वो यूनिवर्सल माइंड है। और ये जो इंडिविजुअल माइंड है ये दो प्रकार का है, एक सबकॉन्शियस है, एक कॉन्शियस है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अहंकार बोलते हैं। उसमें पैदा करने की शक्ति होती है, कंस्ट्रक्ट करने का शक्ति होती है, क्रिएशन का पावर है, प्रोडक्शन का पावर है। और बुद्धि यूनिवर्सल माइंड में ब्लूप्रिंट है, प्लान है। आप बोल सकते हैं कि एक आइडिया है कि किस तरह का ब्रह्मांड बनाना है। वो कंट्रोलर है, वो फाइनल डिसीजन मेकर है, वो पुरुष और मूल प्रकृति का पहला बच्चा है। और जो पुरुष है वो भी इनफाइनाइट है, वो ना पैदा होता है ना मरता है। और जो मूल प्रकृति है वो भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट माइंड है, वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट टाइम में वो जिंदा है। ये दोनों स्पिरिचुअल है, पुरुष और मूल प्रकृति। पुरुष को वही गुण है, वैसे गुण बोलना गलत है यहां पर, क्योंकि पुरुष निर्गुण होता है
और मूल प्रकृति में गुण होते हैं। तो मूल प्रकृति शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए, और पुरुष जो है वो शिव है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ऐसा समझ लीजिए। अब वो जो शक्ति है, वो जो एनर्जी है, वो पहले बुद्धि बनती है, बुद्धि एनर्जी है, वो अहंकार बनता है, इंडिविजुअल क्रिएट करने वाला, मेरी दुनिया क्रिएट करने वाला, आपकी दुनिया क्रिएट करने वाला अहंकार है। वो भी एनर्जी है, इंडिविजुअल एनर्जी है। वो बैक एंड पे ऊपर जुड़ी हुई है बुद्धि के साथ, वहां से एनर्जी ले रही है। और जो बुद्धि है वो एनर्जी ले रही है मूल प्रकृति से, जिसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है, हर समय है, हर जीवन में आपको दे सकती है वो। अब जो ये अहंकार है, वो अ और ह और कार, अ और ह अक्षर है संस्कृत के। अक्षर का मतलब होता है वो ऊर्जा जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है कभी भी। तो साइंस आज बोलती है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो कपिल मुनि बोले 3,000 3,500 साल पहले। हमारे संस्कृत का शब्दी अक्षर का मतलब ही ये है कि इस ऊर्जा को, इस साउंड को, इस एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो एनर्जी पहले बुद्धि में आती है वो ट्रांसफॉर्म होती है, वो अहंकार बनती है, मॉडिफाई होती है, थोड़ी सी डिग्रेड होती है क्वालिटी में, फिर वो नीचे जाती है और मानस बनती है। मानस के बाद ज्ञान इंद्रियां बनती हैं 5, उसके बाद 5 कर्म इंद्रियां बनती हैं। मानस जो है वो प्योरिटी में अहंकार से नीचे है और 5 इंद्रियों से ऊपर है, 5 ज्ञान इंद्रियों से। और 5 कर्म इंद्रियां जो हैं उनकी प्योरिटी में, उनके पावर में, वो 5 ज्ञान इंद्रियों से नीचे है। लेकिन ये सब सूक्ष्म है और हम बोल सकते हैं सात्विक है। मानस भी सात्विक है, 5 ज्ञान इंद्रियां भी सात्विक है, 5 कर्म इंद्रियां भी सात्विक है, और ये अहंकार से बन रही है। और जो हमारी दुनिया है, जो आप अपना शरीर देखते हैं, अपना घर देखते हैं, सूरज देखते हैं, चांद देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, जो कुछ भी आप सेंस करते हैं इंद्रियों से, वो अहंकार ही बनाता है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का फिलॉसफी है कि धरती तो पहले से ही थी, हम उसमें पैदा हुए। ये उनका भ्रम है। आपका अहंकार तन्मात्रा बनाता है 5। सबसे पहले तन्मात्रा बनती है शब्द। शब्द बनता है अक्षरों से, ऊर्जा है, एनर्जी है। और इस शब्द के ऊर्जा से आकाश बनता है। उसके पहले कहीं आकाश नहीं है अंदर। मतलब बुद्धि जो है वो स्पेस के भी पहले है, और अहंकार जो है वो भी स्पेस के पहले है। और उसके बाद बनता है स्पर्श। स्पर्श से वायु बनती है, और वायु से बनता है रूप, फॉर्म। उससे अग्नि आती है, और वो जो अग्नि है उससे रस आता है, और जो रस है उससे जल बनता है, और जो जल है और रस है उससे गंध बनता है, और जो गंध है उससे पृथ्वी बनती है। एक साधारण इंसान पृथ्वी को देख सकता है, जल को देख सकता है, अग्नि को देख सकता है, वायु को देख सकता है, आकाश को देख सकता है, लेकिन अपने 5 तन्मात्राओं को नहीं देख सकता है।
मतलब वो जो शब्द, वो स्पर्श, वो रूप, वो रस और वो गंध उसको नहीं देख सकता है। और उसी प्रकार से एक साधारण इंसान अपने अहंकार को नहीं देख सकता है और अपने बुद्धि को भी नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब इसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई स्पेसिफिकनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब बुद्धि बनी तो वो बुद्धि बन के रुकी नहीं, वो बुद्धि ने अहंकार भी बनाया। और कहां से बनी? मूल प्रकृति से बनी। अब जब आप उसको देखेंगे, देखने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा? मन का। मन का क्यों, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो जब आप उसको देखेंगे, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि ये बुद्धि मूल प्रकृति से बन रही है कि ये बुद्धि अहंकार को बना रही है। वहां पर कुछ फिक्स नहीं है, स्टडी नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए वो नॉन स्पेसिफिक है। सिमिलरली अहंकार में आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये बुद्धि से बन रहा है कि ये कुछ बना रहा है। ये मानस बना रहा है कि ज्ञान इंद्रियां बना रहा है कि कर्म इंद्रियां बना रहा है कि तन्मात्रा बना रहा है, ये कर क्या रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं पता चलेगा आपको, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। और सिमिलरली तन्मात्राएं जो हैं वो बन रही हैं और बना रही हैं। अहंकार सबसे पहले बनाता है शब्द, और शब्द बनाता है आकाश। तो जब आप शब्द को देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उसका अनुभव करने की कोशिश करेंगे, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये शब्द बन रहा है कि बना रहा है, ये अहंकार से बन रहा है कि ये शब्द से आकाश बना रहा है। वो नॉन स्पेसिफिक है, वो आपके परसेप्शन कैपेबिलिटी के बाहर है। और ना तो आप स्पर्श का कर सकते हैं अनुभव, ना आप रूप का कर सकते हैं, ना आप रस का कर सकते हैं, और ना आप गंध का कर सकते हैं। लेकिन जो पंच महाभूत है वो स्पेसिफिक है। आपको मालूम है ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये आकाश है। पांच कर्म इंद्रियों का भी आप दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक है। जो आपकी पांच कर्म इंद्रियां हैं उनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाथ जो है वो हाथ का काम करेगा, पैर जो है वो पैर का काम करेगा। और पांच ज्ञान इंद्रियां हैं वो भी स्पेसिफिक है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आंख आंख का काम करेगी, कान कान का काम करेगी। और जो मन है वो भी स्पेसिफिक है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जो 25 तत्व है, जो आप हैं, आपके कंपोनेंट्स हैं, आपके पार्ट्स हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, आपकी पहचान है, वो 25 तत्वों की है। स्पिरिचुअल तत्व दो, पुरुष और मूल प्रकृति। मेंटल मेंटल तत्व तीन, बुद्धि, अहंकार और मानस। और अगर आप प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो पुरुष और मूल प्रकृति के बाद
ये जो दो स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं, ये लोग आपस में जब मिलते हैं तो जो प्रकृति का निर्माण होता है उसमें 23 तत्व हैं। तो 2 + 23 = 25। अब इन 23 तत्वों में बुद्धि भी है, अहंकार भी है, मानस भी है, माइंड की फैकल्टी है, ऑब्जेक्ट बनाने की फैकल्टी है, मैटर बनाने की फैकल्टी है। सूक्ष्म मैटर तन्मात्रा बनाता है, स्थूल मैटर पंचमहाभूत हैं, इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां हैं। हम नॉर्मली अगर वेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, वो बोलते हैं 10 इंद्रियां हैं, 5 नॉलेज के सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 एक्शन के सेंस ऑर्गन्स हैं। लेकिन हमारे पद्धति में, योग में, सांख्य में, वैदिक सिस्टम में 11 है। मानस जो है वो भी एक सेंसिंग का ऑर्गन है। इसलिए मैंने कहा कि आप जब अंदर देखते हैं तो मानस सेंस करता है, आप जब बाहर देखते हैं तो मानस सेंस करता है। आंख अकेले नहीं देख सकती है, कान अकेले नहीं सुन सकता है, उस सेंसिंग प्रोसेस, सेंसिंग मैकेनिज्म में मानस भी है। तो अभी आप देखेंगे कि प्रकृति के जो 23 हैं उसमें 7 ऐसे हैं जो नॉन स्पेसिफिक हैं और 16 ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं, जिनको हम क्लियर तरीके से जान सकते हैं। वो 16 हैं। क्या है वो 16? 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मानस। ये धरती पे आप बोल सकते हैं 95% के ऊपर लोग जानते हैं कि उनकी इंद्रियां क्या हैं और ये पंचमहाभूत क्या है। लेकिन ये जो 7 है, जो नॉन स्पेसिफिक है, यहीं पे पूरा राज छिपा हुआ है। ये योगी जानता है और अपनी साधना के कारण जानता है, अपने अभ्यास के कारण जानता है। और साधना और अभ्यास वो करता है धारणा, ध्यान, समाधि का। और मानस में, जैसे मैंने पहले कहा, 2 तरह की समाधि लगती है। अहंकार में 2 तरह की लगती है, बुद्धि में 1 तरह की लगती है, मूल प्रकृति में 1 तरह की लगती है, और पुरुष में 1 तरह की लगती है। मतलब 7 प्रकार की समाधियां हैं। समाधि में क्या होता है? आपको वो ज्ञान मिलता है जहां पर उस जगह का माइंड हट जाता है। तो आपके माइंड की जो इम्प्योरिटीज हैं, जो भी उसमें रजस और तमस है, जो भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी उसमें संस्कार घुसे हुए हैं, जो भी उसमें कर्मों का हिसाब घुसा हुआ है, जो भी उसमें क्लेश है, अविद्या है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेशा है, वो सब हट जाता है और समाधि लगती है। और समाधि में सिर्फ और सिर्फ वो वस्तु अपने प्यूरिटी में दिखाई देता है, उसके अंदर के ज्ञान का दर्शन होता है जो नॉर्मली बाहर से नहीं होता है। और जब आपको वो ज्ञान मिलेगा जो दुनिया में औरों के पास नहीं है, वो ज्ञान आपको सत्ता प्रदान करेगी बाहर की दुनिया में। उस ज्ञान को सिद्धि बोलते हैं। योगिक सिद्धि पाने के लिए ये जो 7 नॉन स्पेसिफिक हैं, उन पे ध्यान करके उनका अंदरूनी ज्ञान लेना पड़ता है और उनको स्पेसिफिक करना पड़ता है। जैसे जैसे आप स्पेसिफिक करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सिद्धियों का पावर हायर एंड हायर लेवल पे चलता जाएगा। तो जो थर्ड चैप्टर है वो सिद्धियों पे है, और वो डिफाइन करता है धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है।
सेकंड चैप्टर साधना की बात करता है। साधना दो प्रकार की है योग में, एक बाहर की साधना, एक अंदर की साधना। अंदर की साधना की जाती है सिद्धियों के लिए, बाहर की साधना की जाती है अंदर की साधना शुरू करने तक की अवस्था तक पहुंचने के लिए। बाहर की साधना में 5 अंग हैं, अंदर की साधना में 3 अंग हैं। अंदर के 3 अंग मैंने आपको बताया, धारणा, ध्यान, समाधि। ये कंसंट्रेशन के ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हायर लेवल्स हैं। और बाहर की जो साधना है वो है जो पहले आपका समाज के साथ जो मेंटल रिश्ता है उसको सुधारती है, प्यूरिफाई करती है। दूसरा, आपका रिश्ता अपने साथ प्यूरिफाई करती है। तीसरा, आपका शरीर के साथ प्यूरिफिकेशन करती है। चौथा, आपके प्राणों के साथ, ब्रेथ के साथ प्यूरिफिकेशन करती है। और पांचवा, आपके इंद्रियों के साथ प्यूरिफिकेशन करती है। तो पहले वाले में आप बाहर का कंट्रोल पाते हैं, दूसरे वाले में आप अपना खुद का कंट्रोल पाते हैं, तीसरे वाले में आप अपने शरीर का कंट्रोल पाते हैं, चौथे वाले में आप अपने प्राण का कंट्रोल पाते हैं, पांचवे वाले में आप अपने इंद्रियों का कंट्रोल पाते हैं। जब आपको इंद्रियों का कंट्रोल मिल जाता है तब आपका मन अंदर ले जाके आप उसको बिठा सकते हैं। वो 10 दरवाजों से निकल के भागेगा नहीं, क्योंकि आपकी चौकीदारी जो है वो मजबूत है। आपने वो 10 इंद्रियों के दरवाजे बंद करना सीख लिया है और वो मन बाहर भागेगा नहीं। फिर उस मन को जो अंदर है, बंदर की तरह कूद रहा है, आपको उसको डिसिप्लिन करना है, काबू में लाना है। जब आप अपने मन को एक वस्तु पे, एक ऑब्जेक्ट पे, एक इमेज पे बिठाते हैं, उसको धारणा बोलते हैं। जब आप उसको एक जगह लंबे समय के लिए बिठाए रखते हैं, विदाउट अ गैप, कंटिन्यूअसली, वो मन उसी ऑब्जेक्ट को देखता रहता है, उसी इमेज को देखता रहता है कंटिन्यूअसली, उसको ध्यान बोलते हैं। और जब वो ऐसा देखता रहता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपने मन को पकड़ के चाप के एक जगह दबा के रखा है, वो मर जाता है। जब वो मर जाएगा तब आपके अंदर का तमस रजस खत्म हो जाएगा, थोड़ा सत्व बचेगा। और उसके माध्यम से आपको जो उस वस्तु का ज्ञान मिलेगा वो प्योर ट्रूथफुल ज्ञान मिलेगा, जो औरों को नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो रजस और तमस के साथ देखते हैं। और वो देखते रहेंगे, 1 जीवन, 10 जीवन, 100 जीवन, जब तक कि वो उसकी सफाई नहीं करेंगे। और जब तक वो सफाई नहीं करेंगे तब तक उनका प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रोग्रेस मतलब वो दुनिया में ही फंसे रहेंगे, मन में फंसे रहेंगे, इंद्रियों में फंसे रहेंगे, पंचमहाभूत में फंसे रहेंगे। उसको अंदर आना पड़ेगा, तन्मात्राओं को समझना पड़ेगा, अहंकार की एंट्री मारनी पड़ेगी, बुद्धि में आना पड़ेगा। इन जगहों पे समाधि करेगा तो वो इसमें बैठे हुए संस्कारों को समझ पाएगा, इनको समझ पाएगा, इन पे काबू पा लेगा। और उसके बाद उसकी बुद्धि का लेवल बढ़ने लगेगा, इंटेलेक्ट बढ़ने लगेगा, नॉलेज बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो कचरा है, जो नॉइज है, वो हटता जा रहा है। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा वैसे पावर बढ़ेगा, और फिर वो ओमनीसिएंट हो जाएगा, ओमनीपोटेंट हो जाएगा, मतलब सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिशाली बन जाएगा। अभी अगर वो चाहे, उसकी कोई भी इच्छा हो दुनिया में, तो उस इच्छा को वो पूर्ण कर सकता है। वो दुनिया का सम्राट बनना चाहता है, बन सकता है।
वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाप का बाप बनना चाहता है, बन सकता है। और जब उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, अब उसको जरूरत नहीं है इस मैदान की, इस प्रकृति की, तो वो बाहर निकलने की तैयारी करता है प्रकृति के गार्डन से। कैसे निकलता है बाहर? अब उसका विवेक बहुत जाग जाता है, और जब उसका विवेक इस लेवल पे जागा हुआ होता है, उसको बुद्धि और पुरुष, इन दोनों के अंदर का डिफरेंस समझ में आने लगता है। बुद्धि में वो तीन गुण है, सत्व रजस तमस, पुरुष में नहीं है। बुद्धि कॉन्स्टेंटली बदल रही है, क्योंकि रजस जो है बदलाव हमेशा होगा, वो पुरुष में बदलाव नहीं है। और प्रकृति को आकार होगा, पुरुष को कोई आकार नहीं है। प्रकृति पैदा होगी और मरेगी, लेकिन पुरुष ना पैदा होता है ना मरता है। तो बुद्धि को समझ में आने लगता है कि मैं कौन हूं और पुरुष कौन है। पुरुष तो उसके बगल में ही है, पुरुष से वो आई है, वो बुद्धि है, उसमें इंटेलिजेंस है, लेकिन वो इंटेलिजेंस उसकी नहीं है, वो पुरुष की है, जो उसमें झलक रही है, क्योंकि पुरुष बगल में खड़ा है। तो पुरुष की इंटेलिजेंस लेके उसको समझ में आता है कि ये कौन, मैं कौन, और कौन सुपीरियर। तब वो चुपचाप पुरुष को एक्टिव कर देती है, अपने अंदर से एग्जिट कर जाती है। अब जब वो पुरुष में एंट्री हो जाती है, अब पुरुष को सिर्फ अपना रूप दिखता है, स्वरूप। उसके पहले जब तक प्रकृति चल रही थी, पुरुष बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के आईने पे, बुद्धि के मिरर पे प्रकृति का कारनामा देख रहा था। सुख दुख, नाच गाना, खाना पीना, सब देख रहा था, भोग रहा था। लेकिन अब भोगते 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 इतना ज्ञान हो गया कि वही ज्ञान, वही भोगना उसके मुक्ति का कारण बन गया। तो प्रकृति का दो ही पर्पस है, और प्रकृति को पुरुष पैदा करता है, भोगने के लिए और मुक्ति के लिए। एंट्री करके वो भोग लेता है, उसके बाद एग्जिट का भी रास्ता बना लेता है और निकल जाता है। तो पुरुष कौन? पुरुष वो तत्व जो प्रकृति को कंट्रोल करता है और प्रकृति को एक्सपीरियंस करता है। जब आप इस प्रकृति में जितना ऊपर जाएंगे, उतना आपका कंट्रोलिंग पावर प्रकृति के ऊपर बढ़ने लगेगा। आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, आपकी शक्ति बढ़ने लगेगी, आपका आनंद बढ़ने लगेगा, आपका हल्कापन आने लगेगा। प्रकृति आपकी सुनने लगेगी, घटनाएं आपके पक्ष में घटेंगी, कोइंसिडेंसेस होगा, सिंक्रोनिसिटी होगी, सब कुछ चालू हो जाएगा। तो ये साइंस पीक परफॉर्मेंस की, ह्यूमन बीइंग के अल्टीमेट एग्जिस्टेंस तक इवॉल्व करने की हकीकत में योग है। इसमें कोई आसन टाइप बैठ के जिम्नास्टिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई प्राणायाम की गिनतियां करना, सीक्वेंसिंग करना जरूरी नहीं है। इसमें कोई खाने पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि वेज खाना होगा, नॉन वेज नहीं खाना होगा। एक शब्द नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है। इसमें यही कहा गया है कि ईश्वर तक आपको पहुंचना है, ईश्वर आपको बनना है। ईश्वर जो है वो ओम है, ओम का जाप करिए बस। और फिर ये समाधि करते करते क्या क्या होता है अंदर, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है समाधि वाले चैप्टर में। साधना वाले चैप्टर शुरू होता है क्रिया योग से। क्रिया योग मतलब योग होती ही क्रिया है। क्रिया मतलब एक्शन, और योग बिना एक्शन के संभव नहीं। अगर आप सांख्य ज्ञान का मार्ग है मोक्ष प्राप्त करने का,
अगर आप सांख्य को प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञानियों का मार्ग है, इंटेलेक्चुअल्स का मार्ग है। और अगर आप योग का प्रयोग करते हैं तो वो सांख्य के थ्योरी पे योग की प्रैक्टिस की जाती है, और वो प्रैक्टिस है कंसंट्रेशन, धारणा, ध्यान, समाधि, बस। और जो साधना है बाहर वाली 5 अंगों की, वो अंदर के 3 अंगों की तैयारी है, बस। और उसके बाद सिद्धियां अपने आप चालू हो जाती है। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अपने आप समझ में आएगा। 3rd चैप्टर में उन्होंने मेरे ख्याल से 35 या 38 समाधियों के बारे में बोला है। तो हम उसका साइंस देखेंगे कि वो क्यों हो रहा है, और आपके अंदर भी होने लगेगा। और 4था चैप्टर जो है, वो जो योग का मेन पर्पस है, वो है मोक्ष का। उस पे है कि दुनिया में सब कुछ पाने के बाद, सारे सिद्धियों को छोड़ने के बाद, आप जब एग्जिट द्वार पे जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या छूटता है, एक एक करके। उसके ऊपर का पूरा वो चैप्टर है। तो ये है योग सूत्र। अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे को बोल सकते हैं। नमस्कार सर। किरण हाँ। बोल रही थी। हाँ, नमस्कार, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन कल से रिलेटेड था। जो हम्म। आपकी यात्रा शुरू हुई तो आपने बोला कि आपने अपने शरीर से बाहर बॉडी को देखा, ऐसा कुछ आप बता रहे थे ना। हम्म। वो एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या था। और मैंने अपना फैमिली बिजनेस चालू किया था कैलकाटा में। मैं दिल्ली में जॉब छोड़ के आया था, मेरी वहां पे मेरे वीपी से कुछ डिसएग्रीमेंट हो गई थी। और फिर साल भर के बाद मैंने अपने पूरे फैमिली को उसमें पार्टनरशिप देके इन्वॉल्व कर लिया। उसके बाद डिफरेंसेस चालू हो गए कि अप्रोच को लेके, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो जिस तरीके से मैं करना चाहता था, जिस प्रिंसिपल से, वो मेरा नहीं हो रहा था। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आ गई। और उसमें पता नहीं क्या हुआ कि हम जिस मार्केट में ऑपरेट करते थे वहां पे मुस्लिम्स बहुत थे, अभी भी हैं। तो कुछ लड़के, बच्चे वहां के मेरे पास आके मेरा मेरा पैर छूते थे। और सबको अजीब लगता था, मेरे परिवार वालों को, मार्केट में औरों को। फिर कुछ ऐसा हुआ, ऑफिस में एक दिन मैं बैठा हुआ था, और जिसको मैं याद करूं वो पहुंच जा रहा था वहां पे। मेरे को भी बड़ा ऑड लगा, 3 घटनाएं घटी उस दिन ऐसे। मैंने ना फोन किया ना कुछ। तो मेरे परिवार वालों ने तय किया कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बोला तू घर में रह 2-3 दिन, उसके बाद आना, रेस्ट कर ले, ठीक है। घर पे मैं था, शाम का वक्त था, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे थे। और मैं अपने माँ के रूम में बैठा हुआ था और वहाँ गीता पढ़ रहा था। गीता मैं वैसे पढ़ता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों उस दिन मैं पढ़ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि उस कमरे में मृत्यु आई है। तो और मुझे ऐसा भी लगा कि मेरी नानी का देहांत होने वाला है। तो मैंने अपने माँ से कहा, घर पे वही थी, और कि ऐसा ऐसा मेरे को लगा है, तो घर के पीछे ही गुरुद्वारा है, तुम जाके वहां पे अरदास करके उनका जीवन मांग लो। मेरी मदर को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला। बट पिछले 2-3 दिन से जो घटनाएं घट रही थी वो ऐसी थी कि वो चुपचाप चली गई। उनके जाने के 10-15 मिनट बाद वो जो मृत्यु थी वो मेरे से कहती है कि तुम चलो। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी नानी को छोड़ दिया है, तो कोई तो जाएगा।
अब मेरे को बात तो उसकी लॉजिकल लगी, लेकिन मैं डर गया बेहद तरीके से। तो उसी कमरे में एक छोटा सा पूजा का जहां सामान रहता था उसका, बोले ड्रॉर्स थे। तो मेरे को कोई दोस्त काली मंदिर ले गया था, काली घाट का काली मंदिर। वो मतलब बड़ा भक्त, हर शनिवार को जाने वाला और पूरा सिस्टम फॉलो करने वाला। तो वहां निकलते वक्त मंदिर से उसने मेरे को एक काली का फोटो लेके दिया था। तो मैंने वो फोटो खोजा, मैंने कहा उसी को बोलता हूँ बचाए, उससे शक्तिशाली कौन हो सकता है मृत्यु का सामना करने का। वो फोटो मेरे को मिला, उसके ऊपर का कांच टूटा हुआ था, जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। तो मेरे मन में आया कि आज तो मैं बचूंगा नहीं, ये पता नहीं किसने किया है घर के अंदर। तो मैंने वो फोटो, मतलब कारपेट में, उस कमरे में कारपेट था, कारपेट पर रखा और सामने मैं लेट गया पूरा। और मैंने कहा मां तुम ही बचाओ। तब मैं शरीर के बाहर आ गया और मैं सीलिंग पे था, और नीचे मेरे को मेरी बॉडी दिख रही है पड़ी हुई, और सामने वो फोटो दिख रहा है काली का। अब इस दरमियान मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं, मेरे को टाइम का भी एहसास नहीं कि कितना टाइम बीता, क्या हुआ, क्या मैंने सोचा, कुछ नहीं, ब्लैंक। फिर सडनली मैं बॉडी में आ गया। तो मैंने माँ से कुछ बोला, माँ ने मेरे को जवाब दिया, और वो जवाब उन्होंने ऐसा दिया कि आज भी मैं सोचता हूं तो हिल जाता हूं। तो इस घटना को 31 साल हो गए, 31 या 32 साल हो गए, लेकिन मेरा जीवन बदल गया उस दिन। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए एक रोल डिफाइन किया गया है जो कि मेरे को करना है, और मैं वही कर रहा हूँ। वो मेरे को बोलती है कि रास्ता मैं दिखाऊंगी, तुम चलो, तुम्हारा काम है चलना, सोचना तुम्हारा काम नहीं। तो मैंने उसके प्रति समर्पण कर दिया है पूर्ण। वो जो बोलती है मैं करता हूँ बस। यही है वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। फिर मेरी माँ आई, मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आया। बोले थोड़ी देर पहले तो नानी की बात कर रहा था, अभी पता नहीं क्या बोल रहा है। तो मेरे को फिर ले गए साइकेट्रिस्ट के पास, और जो मैंने कल जर्नी बताई आपको वहां से चालू हुई। मैंने रियलाइज किया इन डॉक्टर को भी कुछ नहीं पता है। और 3-4 साल हो गए थे तब तक। तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरे को ही इसका कुछ तरीका खोजना पड़ेगा और इसको स्टडी करना पड़ेगा। और फिर मैं इस लाइन में आया, मैंने योग करना चालू किया, फिलॉसफी पढ़नी चालू करी। हाँ बोलिए। सर आप क्या कह रहे हैं, माँ ने मतलब काली माता की फोटो से आपको ये आवाज आई? आवाज नहीं बोलूंगा। आप अ, एनएलपी हाँ, आप बोल सकते हैं कि साउंडलेस कम्युनिकेशन, कोई कोई आवाज नहीं थी। बस ऐसा आप बोल सकते हैं कि एहसास हो रहा था कि कोई 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 ध्वनि नहीं, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, साइलेंट पूरा। पर आप अपनी बॉडी, अपने आप को ऐसा लेटा हुआ नीचे देख पा रहे थे ऐसा? हाँ हाँ। ओके। हाँ मैंने देखा, मैंने अपनी, मतलब उल्टा था मैं। मतलब मेरी छाती नीचे थी कारपेट की तरफ, तो ऊपर से मेरे को मेरा बैक साइड पूरा दिख रहा था। तो अभी जब लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मेरे को विश्वास होता है, और फिर मेरे को ये भी विश्वास होता है कि बाकी चीजें भी होंगी। तो तो आपको काली माता सारा डायरेक्शन देते रहते हैं कि आपको ये करना है ऐसा? हाँ। ओके। ठीक है, थैंक यू। हम्म, सर हाँ। आपने बोला मृत्यु दिखी। सर कैसी, मतलब कैसी दिखती है? आई एम ऐसा कोई आस्किंग रंग बिकॉज नहीं, कोई कोई रंग रूप नहीं होता है। बस आपको एक इंट्यूशन आता है कि वो है यहाँ पर। मतलब प्रेजेंस अपने आसपास फील होती है। हाँ, आसपास नहीं फील हुई, मेरे को सामने फील हुई। ओके। मतलब अगर मैं और डिटेल में बोलूं तो मैं बेड पे था। बेड अंदर कमरे के वॉल की तरफ थी, और सामने में दरवाजा था, दरवाजे के साइड पे थी।
तो सर वो भी साउंडलेस कम्युनिकेशन थी उसके हाँ साथ? हाँ, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, सब बस मतलब क्या बोले। तो सर ये भी एनर्जी टॉक ही होता है, मतलब जैसे एनर्जी एनर्जी को फील कर लेती है, मुझे नहीं ऐसा ही मालूम। होता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है, कैसे होता है, उसकी साइंस मुझे नहीं मालूम। लेकिन आ, बोलना चाहिए कि मेरे को मतलब एहसास हुआ बस। जैसा मृत्यु जी ने बोला कि अब आप चलो, तो मतलब वो आपको फील हुआ कि आपको बोला जा रहा है कि अब तुम चलो? नहीं, फील क्या, मेरे को इमिजिएटली डर लगने लग गया। ओके। हाँ। और डर भी मतलब क्या, इंटेंस डर। पता नहीं आपने कभी मृत्यु को देखा है सामने? वो मतलब सामने देखने वाला डर, कि आओ अब तुम्हारा टाइम है। ओके। हम्म। Then you entered the body back. और वो हाँ चली गई। हाँ, और वो कैसे कैसे एंटर हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम, कि वो मतलब मेरा इंटेंशन था, ऐसा कुछ मेरे को फील ही नहीं हुआ। मतलब आई वॉज आउट, आई वॉज इन, ऐसा। कितना टाइम गैप था वो भी मेरे को नहीं मालूम। मतलब आप बोलेंगे कि 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, मेरे को नहीं मालूम। तो टाइम का मेरे को एहसास ही नहीं था। मतलब क्या क्या बोले, मतलब बड़ा बड़ा एक एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि उसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे बैठ के। यू आर स्ट्रक बाय दैट इवेंट। सर पर अभी सांख्य के बाद आपको डर लगता है मृत्यु का? नहीं, अभी तो मेरे बॉडी में बहुत लफड़े हैं। अभी नहीं मेरे नहीं, को पर डर। वो मृत्यु का डर ऐसे लगता है कि मृत्यु होगी तो कैसा होगा, ऐसा डर लगता है नहीं आपको? नहीं नहीं, नहीं लगता अभी। क्योंकि आप सांख्य में तो बुद्धि और पुरुष का भेद समझा रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा कि हाँ, नहीं नहीं, डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको जब क्या मैं बोलूँगा, जब अविद्या होती है तभी सारे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब आपको विद्या मिलती रहती है, आप लेते रहते हैं, बढ़ती रहती है, तब ये सब दुख जो है वो घटने लगता है, भय घटने लगता है, क्लेश मिटने लगते हैं ना। बेसिक वृत्ति जो माइंड में आती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अविद्या, सबसे बड़ा। अविद्या पैदा करता है अस्मिता को। अस्मिता मतलब ईगो। जो अहंकार की मैं पहले बात कर रहा था, वो ईगो नहीं है। अस्मिता को ईगो बोलते हैं, अस्मि का ता, अस्मिता। और अस्मिता पैदा करती है राग द्वेष को, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और लाइक्स एंड डिसलाइक्स के कारण भय आ जाता है। तो जब आपकी विद्या कंप्लीट है, जब आपका ईगो नहीं है, जब लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है, आपको भय नहीं है, तो आपकी वृत्ति पैदा होना बंद हो जाती है। और वृत्ति पैदा होना बंद हो जाएगी मतलब चित्त साफ हो जाएगा। चित्त साफ हो जाएगा तो चित्त की जरूरत नहीं है, चित्त गायब हो जाएगा। चित्त गायब हो जाएगा तो वो मुक्ति है। इसके बारे में, क्लेशों के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। साधना के सेकंड या थर्ड सूत्र से चालू हो जाता है कि क्रिया योग क्या करता है। और क्रिया योग सिंपलेस्ट तरीका है योग करने का। अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता है, धारणा ध्यान समाधि नहीं करना चाहता है, तो क्रिया योग में 3 ही स्टेप हैं। वो करने से आपको ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत ही ऊंचे लेवल पे चली जाती है। कम से कम सात्विक तो हो ही जाएगी। तो सर आपका जो अभी लाइफ है, जो भी है, तो आपको ये पता चला कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, एकदम से आपका यू टर्न हुआ लाइफ में? हाँ, मेरा पूरा जिंदगी चेंज हो गया। हम्म। और मैं आपको क्या बताऊं, आपको फील होने लगेगा कि आप एक्चुअली आपकी जिंदगी जी नहीं रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर रही हैं। सब हो रहा है क्योंकि हम वो ज्ञान रखते नहीं हैं, इसलिए हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं। लेकिन एक स्टेज के बाद जब ज्ञान बढ़ने लगेगा, विवेक आने लगेगा, तब समझ में आने लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हो रहा है।
और सर किसी की बॉडी अचानक ही चली जाए तो उसको लगता होगा कि मैं कहाँ चला गया, ऐसे बैठे बैठे ही अचानक। नहीं, इसमें एक रिस्क रहता है। वो मुझे बहुत बाद में मालूम चला कि इसको कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल भी बोलते हैं। मतलब कुछ लोग इंटेंशनली निकलते हैं बॉडी से बाहर और घूम घाम के आ जाते हैं। घूम घाम के मतलब सूरज चले गए, चांद चले गए, दूसरा गैलेक्सी चले गए, दूसरा ब्रह्मांड चले गए, और अमेरिका में दोस्त के घर चले गए, ऐसे उस तरीके से। क्योंकि स्पेस और टाइम का मतलब नहीं है वहां पर। तो उसमें रिस्क ये रहता है, जो कहते हैं कि आपकी बॉडी गार्डेड होनी चाहिए। नहीं तो आपकी बॉडी कोई दूसरा अगर पुरुष या स्पिरिट या आत्मा ले लेगी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो लोग ये करते हैं वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करके निकलते हैं। तो किसी को बिठा के जाएंगे, मान लीजिए कोई गुरु है, तो वो एक शिष्य को बिठा के जाएगा कि दरवाजा बंद करो और बैठो, यहाँ पे ध्यान दो बॉडी का। अभी जैसे आपने आदि शंकराचार्य का सुना होगा कि जब वो जो तर्क कर रहे थे, मेरे ख्याल से उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मिश्र जी से। तो वो हारने लगे मिश्र, तो उनकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ तर्क करो। फिर उसके वाइफ ने कुछ मैरिज के ऊपर, सेक्स के ऊपर क्वेश्चंस करना चालू किए। तो आदि शंकराचार्य जी बोले, मेरे को तो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं एक्सपीरियंस लेके आता हूँ। अब वो कैसे ले एक्सपीरियंस? तो उसने अपने शक्ति से पता लगाया कि पास में एक राजा है, उसका देहांत होने वाला है और उसकी कई रानियां हैं जवान, तो मैं वहां जाता हूं। तो जब जब उसके प्राण निकल रहे थे, तब इन्होंने अपने प्राण उसके अंदर डाले और अपने शरीर से बाहर आ गए। अपने शरीर को अपने शिष्यों को दे गए संभालने के लिए। और वहां जब वो उनके शरीर में चले गए तो रानियों को तो मालूम नहीं, तो उनका जो भी था उन्होंने किया उनके साथ, और आनंद आने लग गया तो भूल गए। तो उनके जो शिष्य थे उनको चिंता हो गई कि क्या बात है, लौटे नहीं है, क्या करें शरीर का, जला दे क्या? अगर वो जला देते तो शंकराचार्य लौट के आते ही नहीं शरीर में। तो उनको पता नहीं कैसे पता चल गया आदि शंकराचार्य जी को, कहते हैं कि वो लौट के आए, अपने शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, फिर वापस वहां डिबेट में, तर्क में बैठे, और उन्होंने अब जवाब देना चालू किया, और फिर वो लेडी जो थी वो हार गई। तो उस प्रकार की कहानी है। और इसमें भी हम देखेंगे, योग सूत्रों में बताया हुआ है, सिद्धियों में और लास्ट चैप्टर में भी, कि आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कैसे कर सकते हैं और एक चित्त से कितने मन कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल टाइप की कहानियां लगती हैं जब आप इन सूत्रों को पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सत्य होगा, आपके सामने साबित होने लगेगा। पहले आपको उसको आप्त वचन के हिसाब से सही मानना होगा, और फिर आपको वो उसका कुछ इन्फ्रेंस मिलने लगेगा लॉजिकली। फिर उसके बाद आपका प्रत्यक्ष भी होने लगेगा, तो तब आपको कंप्लीट ज्ञान मिलेगा। तो प्रोसेस ये है। मेरा क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि जब आप हमारे लाइफ में आए हैं तो मतलब हम सबका भी तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सूक्ष्म रहा होगा ना, तभी तो हम आपके साथ बैठे हैं ऐसा तो। हाँ, वो ऐसा है ना कि मैंने बोला ना कि बुद्धि में ब्लूप्रिंट है। सब कुछ वहां डिसाइडेड है। ऐसा कैसे होता है कि अ, हम सबको कई चीजें सेम दिखती हैं लेकिन अलग अलग एंगल से दिखती हैं। तो हम स्पेस एंड टाइम में अलग अलग पॉइंट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं फिजिकली, और जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो हम सबके अंदर सेम पेड़, सेम सड़क वो पैदा करता है। ये एक किस्म की वर्चुअल रियलिटी है। उसको वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है कि क्या उसका टर्म है, होलोग्राम बेस्ड है।
और कुछ लोग वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा इल्यूजन है। किसी किसी जगह माया का प्रयोग है शब्द का, किसी किसी जगह मिथ्या का प्रयोग है, तो किसी किसी जगह बोलते हैं प्रोजेक्शन है, बुद्धिस्ट बोलते हैं क्षणवादी है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में नहीं है, मोमेंट टू मोमेंट है। अब जब वो मोमेंट टू मोमेंट बोलते हैं तो वो क्वांटम थ्योरी है, और जब वो कंटिन्यूस बोलते हैं तो वो न्यूटोनियन थ्योरी है। तो जब आपकी इंद्रियां कमजोर हैं आपको कंटिन्यूस दिखेगी, जब आपकी इंद्रियां शार्प हो गई हैं आपको ब्रेक दिखेगा। क्योंकि प्रकृति जब पलट रही है सत्व से तमस, तो रजस से जा रही है, चेंज हो रहा है। तो एक समय आपको सात्विक लगेगी, एक समय आपको तामसिक लगेगी, एक समय आपको हल्की लगेगी, एक समय आपको भारी लगेगी, एक समय आपको ज्ञानी लगेगी, एक समय आपको अंधकारमय लगेगी। तो उसका मतलब फ्लक्चुएशन तो है। अब जो फ्लक्चुएशन हो रही है और आप जिस स्पीड से देख रहे हैं उसके अनुसार आपको रियलिटी दिखेगी। समझ में आई आपको बात? जी सर। तो ये सब बुद्धि से कंट्रोल्ड है, और इसलिए बुद्धि में सारे इंडिविजुअल माइंड्स कनेक्टेड हैं। और बुद्धि एक नहीं है, जितने ब्रह्मांड है उतने बुद्धि है। तो वो जो मूल प्रकृति है वो अनंत ब्रह्मांड बना सकती है। इसलिए साइंस बोलती है पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। एक जगह मैंने पढ़ा, कोई बोला कि 240 ट्रिलियन यूनिवर्स है। सब है, सब हो सकता है, क्योंकि मूल प्रकृति अनंत है, अनंत पॉसिबिलिटी है। उसमें जो कॉन्शियसनेस सोचता है वो होता है। मैं सोचता हूं एक है तो मेरे लिए एक है, आप सोचेंगे दो है तो आपके लिए दो बना देगी। कोई बोलेगा 1000 है, उसके लिए 1000 बना देगी। कोई बोलेगा कि मेरे को 1 अरब डॉलर चाहिए, और मेरी कॉन्शियसनेस स्टेडी हो, प्योर हो, बना के दे देगी संग संग। और मेरी अगर कॉन्शियसनेस नहीं है स्टेडी, स्टेडी कॉन्शियस मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली, समाधि वाली, हाई पावर कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें माइंड लेजर की तरह चलता है, वो नहीं होगा तो नहीं बनाएगी। जो बना हुआ है उसको भी बिखेर देगी। आपकी कॉन्शियसनेस अगर अक्यूमुलेटिव कॉन्शियसनेस है, कॉन्सेंट्रेटिंग कॉन्शियसनेस है, और आप बिजनेस में हैं, आपका धन हमेशा बढ़ता रहेगा। और आपकी कॉन्शियसनेस अगर डिसिपेटिव टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस है, आप अरबपति पैदा होंगे और खाकपति बन के मरेंगे। तो सब स्क्रिप्टेड है। जिसको कि वो बोलते हैं, क्या नाम है उनका, कपिल मुनि, सत्कार्यवाद। सत मतलब एग्जिस्टेंस, कार्य मतलब उसका रिजल्ट, वाद मतलब फिलॉसफी। तो जो भी आज है और जो कल बनने वाला है उसमें से, वो उसके अंदर ही है। आम के बीच के अंदर ही आम का पेड़ है, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन है पेड़ उसके अंदर, है ना। अगर आप थोड़ा सा लंबा देखेंगे तो आपको 1000 साल बाद भी दिखेगा कि उस आम के पेड़ में क्या है। वो जो पेड़ आया, फिर उसका पेड़ आया, फिर उसका पेड़ आया, दिखेगा आपको। आपको 1000 साल पीछे भी दिखेगा। अगर आपके घर में किसी को क्रोध करने की आदत है, आप देखते हैं कि आपको है, आपके भाइयों को है, आपके पिता को है, चाचाओं को है, ताऊ को है, आपके दादा को है, इसका मतलब कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है सीड में, ऊपर कहीं। तो आप अगर अपने ही माइंड में अंदर जाएंगे, अपने बुद्धि तक जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको रास्ते में वो संस्कार दिखेगा क्रोध वाला, जो क्रोध पैदा कर रहा है। उसको क्लीन कर दीजिए, वहां पर हटा दीजिए, जला दीजिए। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके ऊपर वाले भी सारे क्लियर हो जाएंगे, आपके नीचे वाले भी सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि रियलिटी एक्चुअली एक इल्यूजन है, और वो प्रोग्रामेबल है। हम एक प्रोग्राम के अंदर हैं। हाँ, वो प्रोग्राम आप भी चेंज कर सकते हैं। जब आप पूरा प्रोग्राम डिलीट कर देते हैं अपना, तब आप ईश्वर बन जाते हैं।
और थोड़ा भी आपका वो प्रोग्राम रहता है तो वो आपको बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा नॉलेज देता है। बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग है तो आप जाहिल है, जानवर हैं फिर आप कुछ भी अपने मर्जी से नहीं कर पाते हैं, आपका प्रोग्राम ही आपको घुमाता रहता है। तो योग क्या है? योग वो प्रोसेस है जिसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग क्लीन कर रहे हैं। जो भी आपकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है उसको क्लीन कर रहे हैं, उसको वाइट वॉश कर रहे हैं, कर्मों को हटा रहे हैं, क्लेशों को हटा रहे हैं, संस्कारों को हटा रहे हैं, कर्मों के फल जो बचे हुए रह गए हैं उसको हटा रहे हैं, सब जीरो कर रहे हैं। जब सब जीरो हो जाएगा वो ईश्वर है। समझ में आ रही है बात? जी सर, समझ में आ रही है। मतलब ये हमने सांख्य पहले पढ़ा तो ज्यादा अच्छे से बात समझ पा रहे हैं। हाँ, योग एक्चुअली बिना सांख्य के पढ़ा नहीं जा सकता। थैंक यू सर। हाँ, इसलिए मैं कोशिश करके आज स्टार्टिंग में सांख्य को टच करता हुआ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी बोला हूं। लेकिन जब आगे सूत्रों में स्पेसिफिकली सांख्य कवर करना पड़ेगा अगर, तो अपने करेंगे। मुझे सांख्य का सबसे अच्छा जो आपने 25 तत्व को अलग अलग करके बताया ना सर, तो वो मुझे बहुत इजी लगा समझने के लिए। कब क्योंकि बताया? पहले आपने जैसे सांख्य में 25 तत्व अलग अलग करके एक एक तत्व के बताए ना, तन मात्राएं बताई, बुद्धि, पुरुष, और ये सब जो समझाया ना आपने, तो जो कि पहले नहीं पता था, तो पहले सिर्फ जैसे रट्टे तोते की तरह। अभी क्या है कि वो सारा कुछ डे टू डे लाइफ में, घर में भी कोई कुछ बोल रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। जैसे आपने रेड बॉल, ब्लैक बॉल, फिर व्हाइट को भी खत्म कर देना है। तो ऐसा करके वो धीरे धीरे, मतलब अभी जितने तो कम ही टाइम हुआ है लेकिन वो अच्छे से कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि जितने भी शब्द हैं वो ऊर्जाएं हैं। ठीक है, बाइबल बोलता है कि ये जो दुनिया बनी है वो वर्ड से बनी है। और सही बात है, हम लोग भी बोलते हैं शब्द से बनी है। और कई बार हम लोग ओम का जिक्र करते हैं उसके लिए। तो ओम क्या है? ओम रिप्रेजेंट करता है तीन दुनियाओं को। एक मानस, एक अहंकार, एक बुद्धि। दूसरा तरीका समझने का ओम को, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीसरा तरीका समझने का ओम को, सत्व रजस तमस। चौथा तरीका समझने का ओम को, किंगडम ऑफ द अंडरवर्ल्ड, किंगडम ऑफ अर्थ और किंगडम ऑफ हेवन। तो बुद्धि जो है वहां पे देवता लोक है। अहंकार जहां है वहां पे धरती है, मानव लोक है। और तमस जो है वहां पे अंडरवर्ल्ड है, क्रिमिनल वर्ल्ड है, अंधकार है, मतलब इविल लोग हैं उस तरीके से। तो जब तक हम कंप्लीट ज्ञान नहीं लेंगे हमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। आप सोचेंगे कि आपने सत्व का पूरा ज्ञान ले लिया, देवी देवताओं का सब कुछ कर लिया, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। आपने सोच लिया कि आपने मानव जगत का पूरा ज्ञान ले लिया, जितना कुछ मानव एजुकेशन सिस्टम में बना है आपने सब कर लिया, तो भी कंप्लीट नहीं है। और अंडरवर्ल्ड के भी आप बॉस हैं तो भी कंप्लीट नहीं है। मैं आप लोगों से लास्ट टाइम उसमें सांख्य में जिक्र कर रहा था ओडिन का, जो कि वाइकिंग गॉड है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि लीड्स में, यूके में, एक वाइकिंग स्कल्प्टर से ओडिन का एक स्कल्प्टर में लेके आया था, स्कल्पचर में लेके आया था। तो उसमें तीन पार्ट्स हैं, एक सर्कल है उसके तीन हिस्से हैं।
तो मैंने उससे पूछा कि इसका मीनिंग क्या है। बोला ओडिन ने कंप्लीट नॉलेज लिया, किंगडम ऑफ गॉड्स, किंगडम ऑफ अर्थ, किंगडम ऑफ द अंडरवर्ल्ड। तो जब मैं लेके आया, कई दिन तक मैंने उसी 3 बातों पे ध्यान लगाया, अंडरवर्ल्ड, अर्थ और किंगडम ऑफ गॉड्स। फिर मैंने कुछ, मतलब बहुत ही बोलना चाहिए वायलेंट, बैठ के नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखी, सीरीज देखी, जबरदस्त वायलेंस। तो मेरे मन में आया कि जब तक आप सब इमोशंस, फीलिंग्स, रूथलेसनेस, इविल, सबका दर्शन नहीं करते हो, तब आपका दर्शन पूरा कैसे हुआ? ये तो दर्शन का शास्त्र है, आप पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। और जब इसको, मान लो वो 25 तत्व ही हैं, जब 25 तत्वों पे अपने मेडिटेट करते रहते हैं, फोकस करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो तत्वों के जो शब्द हैं, उनके जो मीनिंग है, वो खुलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट का एक कवर है, पैकेट, उसका एक पैकेजिंग है। तो पहले किसी ने मेरे को चॉकलेट दिया, मैंने वो कवर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैंने उसका दाम देखा, मैंने उसका डेट देखा। तो ये होता है जब हम किसी भी चीज पे मेडिटेट करते हैं फर्स्ट टाइम, और मेडिटेट करते करते वो पैकेजिंग हमको समझ में आती है उस ऑब्जेक्ट की। उसके बाद मैंने उसको खोला, ऊपर का लेयर, तो वो प्लास्टिक का ऊपर का लेयर फाड़ा, एल्यूमिनियम फॉइल वाला। तो अंदर मेरे को व्हाइट पेपर का कवरिंग दिखा, एक एक प्रोटेक्टिव लेयर। अब मैंने उसको देखा, तो मेडिटेशन में क्या हो रहा है कि एक सेकंड लेयर आ गया अंदर, उसका नॉलेज आ रहा है। अरे ये तो व्हाइट है, अरे इस पे ये प्रिंटेड है, अरे ये ऐसा फोल्ड किया हुआ है, अरे पेपर इतना मोटा है। तो उसको खोला तो आपको चॉकलेट दिखेगा। चॉकलेट देखा तो आपको उसका भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा, देखने का, चॉकलेट को आंखों से, हाथ से टच करके, मुंह में एक टेस्ट आने लगेगा। फिर हो सकता है कि कमरे में कोई आ जाए, अरे रे चॉकलेट मेरे को दे, मैंने अपने लिए मंगाया, तूने क्यों खोला? या मेरे को भी 2 पीस दे इसमें से निकाल के। आपने 2 पीस उसको दिया, 2 पीस आपने अपने लिए तोड़ा, मुंह में डाला, अब उसका स्वाद आ रहा है। अब वो चॉकलेट का स्वाद भी सेम नहीं रहेगा। आप चूसते रहिए उसको, मुंह में गलाते रहिए, वो धीरे धीरे गलेगा। उसका फील, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर सब चेंज होता रहेगा। उसके बाद उसकी क्वांटिटी कम होती रहेगी, और फिर वो टेस्ट आपके माइंड में स्टोर होने लगेगा, आपके अंदर रिएक्शन जनरेट करेगा, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, 2 और खाऊंगा, नहीं नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है, बहुत मीठा है ये तो यार। तो मेडिटेशन वैसे ही होता है, आप डीप 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 जाते रहते हैं। आज के दुनिया में क्या दिक्कत है, लोगों के ऊपर इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है, और लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा हो गया है। तो जब बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन का और अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है, तो मेडिटेशन तो हो ही नहीं सकता सीरियस टर्म्स में। मेडिटेशन मतलब माइंड को कंसंट्रेट करके लेजर बना के चीज के अंदर घुस जाना आर पार। तो लोगों ने तो प्रैक्टिस ही नहीं किया है। मैं तो बहुत एड्स देखता हूं, अच्छे अच्छे आश्रमों के, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के, वो मेडिटेशन स्ट्रेस रिलीफ के लिए बेच रहे हैं। मतलब स्टुपिड चीजों के लिए वो बेच रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि एमआरआई मशीन पे वो अपने कपड़े सुखा रहा है। तो ये वो पावर है
जो इंसान को सुपर इंसान बना सकता है, भगवान बना सकता है। ये एवोल्यूशन है। आपकी बॉडी की एवोल्यूशन रुक गई है, लेकिन आपकी इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन रुकी नहीं है, अटकी हुई है। आपके अंदर में दो एवोल्यूशन हो रहा है, एक फिजिकल वर्ल्ड का, क्योंकि आप बना रहे हैं उसको, और एक जो कि ऑब्जेक्ट है, और एक वो जो कि सब्जेक्ट है, जो कि आप हैं। तो सब्जेक्ट वाला पोर्शन कौन सा है? मानस, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये 11 है। और ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन क्या है? 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। 11 और 10, 21। प्रकृति में है कितना? 23। बाकी बचा क्या? अहंकार और बुद्धि। और अहंकार आप समझ नहीं सकते क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक है। बुद्धि आप समझ नहीं सकते क्योंकि आप नॉन स्पेसिफिक है। आप फंस गए। पूरी इंसानियत फंसी हुई है, पूरे। क्योंकि उनको एवोल्यूशन कहां दिखता है? ज्यादा रुपए कमाने में, बड़ी गाड़ी रखने में, सुंदर सुंदर लड़कियों को लेके घूमने में, बड़े बड़े अमेरिकन कॉलेज के डिग्रियां लेने में, ताकत में। मैं किसी एक बंदे के ऑफिस गया तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत थे। मैं उससे पूछा क्या बात है? बोला मेरे तो 100 मीटर दूर से सिक्योरिटी चालू है। अच्छा भाई। लोगों की शादियों में मैं सुना हूं 400 सिक्योरिटी वाले रहते हैं, 40 बंदूकधारी रहते हैं। तो वो दिखाते हैं पावर, वो उनका एवोल्यूशन है। किसी किसी परिवार का एवोल्यूशन है बच्चे। भाई हम लोग को बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं। मेरे भाई के 2 हैं, मेरे 6 हैं। किसी किसी का एवोल्यूशन है बिजनेस, कि मेरे को इतने 1000 करोड़ का एम्पायर बनाना है, मेरे को 12 कमरे का मकान लेना है, 6 कमरे का मकान लेना है। वो उनका एवोल्यूशन है। पैदा मैं झोपड़ी में हुआ था। तो ये सब बाहर की दुनिया की एवोल्यूशन है, और ये आपके अगले जन्म में नहीं जाएगी। अगर इस जन्म में आपको मोक्ष नहीं मिला, ये पंचमहाभूत है, वो ये छूट जाएगा। क्या जाएगा? जो सूक्ष्म शरीर है, वो क्या है? तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री, मानस, अहंकार, बुद्धि, ये जाएगी। तो लोग बुद्धि को नहीं बढ़ाते हैं, अहंकार की क्षमता नहीं बढ़ाते हैं, मानस की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि इन तीनों को बढ़ाने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा। वो तो उनको मालूम ही नहीं है। वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। वो शरीर के लिए उसके पास टाइम है, 2 घंटा जिम में जाके बैठेगा, क्योंकि शरीर दिखाएगा, लोग तारीफ करेंगे। आधी टी शर्ट आधा बनियान पहन के घूमेगा, लड़कियों को दिखाएगा, दोस्तों को दिखाएगा, सेल्फी खींचेगा, पूरे सोशल मीडिया में भर देगा। उसका ईगो सेटिस्फैक्शन है। वो भी बुद्धि नहीं है, वो भी लोअर माइंड है। तो दुनिया फंसी पड़ी है। तो वो जो फाइनल एवोल्यूशन है, इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन है, वो हम लोग मिस आउट कर गए हैं। जबकि उसकी टेक्नोलॉजी हमारे देश में है, हजारों सालों से है, हम लोग यूज कर रहे थे उसको। लोग कहते हैं कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, अंग्रेज आए उसके बाद हमको लूट गए। बहुत बड़ी है भाई, पर क्यों थी? तुम्हारे पूर्वजों के पास क्या था ऐसा कि वो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी लीडिंग, वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी? क्या था उनके पास? वो ये इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन है।
जो सांख्य सिखाता है, योग सिखाता है। और इसकी खूबी क्या है कि जब आप मर जाएंगे, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये मानस, ये तन्मात्रा, ये ज्ञानेन्द्री, ये कर्मेंद्री जो कि एडवांस हो जाएगी कंसंट्रेशन से, वो आप अगले जन्म में भी कैरी करके ले जाएंगे। और ये मसल बनाया हुआ शरीर जिम वाला यहीं सड़ जाएगा, जलाया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इंटेंशनली किया हुआ है। बंदर को इंद्रियों के जाल में फंसा के रखा है, और वो बंदर सवेरे 6-8 बजे उठता है, काम करता है, रुपया कमाता है, खर्चा करता है, क्रेडिट कार्ड भी उसको दे रखा है, जरूरत से ज्यादा खर्चा करता है, बड़ा मकान खरीदता है ईएमआई में, गाड़ी खरीदता है ईएमआई में। उसको डर लगता है तो उसको उल्टा इंश्योरेंस बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट जो रिस्की है उसको समझाते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो भाई, रिस्क नहीं है। समझा बुझा के उसको बेवकूफ बना के, उसको खटा के दिन भर जिंदगी भर उससे रुपया निकालते रहते हैं। और उसके बाद अंतिम समय में क्या होता है? अंतिम समय में उसको मेडिकल साइंस सेवा करने पहुंच जाती है। डॉक्टर लोग, हॉस्पिटल लोग, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये आपके मेडिसिन इंडस्ट्री, और जो केयर प्रोवाइड करते हैं, वो फिर उनका खून निकाल लेते हैं। पूरी इंडस्ट्री लग जाती है कि कैसे इस कस्टमर को वसूले। वो पेशेंट नहीं है, वो कस्टमर है। हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, डायग्नोस्टिक सेंटर का, दवाई दुकानदार का, सबका। हमारे जो बच्चे हैं जिनको इंटेलिजेंस है, वो यूएस के लेबर हैं, आईटी लेबर। पहले जमाने में बिहार से लोगों को भेजते थे दूसरे देशों में खेती बाड़ी करने के लिए। आज के जमाने में बड़े बड़े शहरों से पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, और उन बच्चों के एजुकेशन पे माँ बाप खर्चा करते हैं 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और बच्चे बाहर। सबसे अपकमिंग धंधा भारत में है ओल्ड एज होम का। मेडिकल लाइन 26%, 28%, 22% एनुअल ग्रोथ रेट है। भारत के हॉस्पिटल बड़े बड़े फॉरेन कंपनीज खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? डेफिनेटली बिलिंग बढ़ेगी। तो एक ही रास्ता है, ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वाला। और जब आप ऊपर निकलने लगते हैं, प्रकृति ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में आने लगती है। आपको किसी को तेल मारने की जरूरत नहीं है, कोई बंदूक की जरूरत नहीं है, कोई कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई रुपए की जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल पुलिस जज का कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। प्रकृति खुद ही चल के आएगी, नाचेगी आपके मनोरंजन के लिए। या किसी का कोई प्रश्न? क्वेश्चन नहीं है सर, बस इसमें से बचाएंगे कैसे अपने आप को? आप बोले ना। आपको साधना करनी पड़ेगी। बचाने के लिए दर्शन शास्त्र है, किसी न किसी दर्शन शास्त्र को आपको प्रॉपरली एंटायरिटी में फॉलो करना पड़ेगा।
जब आपको अपना दर्शन हो जाएगा कि मैं पुरुष हूं, तब आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। और जैसे जैसे आप पुरुष के रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, वैसे आपकी दुनिया जो तामसिक थी वो राजसिक बनेगी, फिर सात्विक बनेगी, फिर आपको पार कर देगी। मैंने कहा ये हॉस्पिटल वगैरह सबका चक्कर तो वैसा ही रहेगा ना सर, हम बदलेंगे पर हॉस्पिटल्स का क्या करेंगे? नहीं नहीं, आप बात समझी नहीं मेरी। मैंने कहा प्रकृति आपकी गुलाम बनती है, आपके लिए नाचती है। तो आपको समझ में आएगा कि संभवतः आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी तो हल्की से छू के निकल जाएगी। और अगर आपकी साधना की हुई नहीं है तो आपको गहरा घाव देके निकल जाएगी। तो पूरा इसी पे डिपेंड करता है कि जब आप साधना करते हैं, आप अपने लिए मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एक आर्मर रेडी करते हैं, एक पावर अक्वायर करते हैं। और जब वो पावर एक स्टेज के पार हो जाती है तो प्रकृति पूरी की पूरी आपके मुट्ठी में आ जाती है, आपके लिए नंगी भी नाच लेगी 24/7। क्योंकि प्रकृति के ऊपर पुरुष है। प्रकृति माइंड और मैटर है, पुरुष जो है वो कॉन्शियसनेस है। माइंड और मैटर को कॉन्शियसनेस नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होता है। वो अवेयरनेस सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस को होता है। तो हम क्या हैं कि हमारे अंदर वो है, लेकिन मिक्स्ड फॉर्म में है। लेकिन जब हम आपकी उसको बात फिल्टर आउट कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो प्रकृति को छोड़ के जब हम निकल जाते हैं, वो मुक्ति है। अगर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब हम प्रकृति के बंदिश में हैं, बॉन्डेज में हैं। उस बॉन्डेज से मुक्ति पाना ही गोल है। जैसे जैसे आपकी बॉन्डेज कम होती जाएगी, आपकी इंडिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बॉन्डेज कम होती जाएगी, आप पे प्रकृति की पकड़ घटती जाएगी, आपके ऊपर कॉन्शियसनेस की पकड़ बढ़ती जाएगी। कॉन्शियसनेस मतलब ईश्वर तत्व, चेतन तत्व मतलब ईश्वर तत्व। अभी समझ आपकी में आया? बात हाँ, आपकी बात सुन के ना सर, अभी जो घटित हुआ हमारे फैमिली में, जो हम्म। हमारे ब्रदर भ्रमलीन हुए सर, हम्म। लास्ट मोमेंट पे बस मतलब देह तो उन्होंने घर में ही त्याग दी, फिर भी हॉस्पिटल जैसे लेके गए। हम्म। लेकिन हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी सर, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसा करवाया कि वो हम्म। उसका पोस्टमार्टम करने लगे, यंग थे बिल्कुल। अच्छा। लेकिन आपकी बात समझ सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि सर वहां पर प्रकृति ने इतना काम किया, क्योंकि वो बहुत अच्छे साधक थे हम्म। सर। ऐसा 4 बजे की बॉडी हॉस्पिटल में है सर, हम्म। वो किसी भी तरीके से कहते कि इसका पोस्टमार्टम करें हम, हम्म। क्योंकि यंग डेथ थी, एकदम से नौजवान थे सर। पूरा कायनात ऐसी घूमी कि हमको रात को 11:15 बजे वो बॉडी मिली। मतलब हम्म। पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दी, कि सब लोग लग गए उस साधक के हम्म। लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब सेवा दी अपनी मिशन हम्म। को और समाज को। तो हम्म। मतलब मेरे को आपकी बात सुन के लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं ना, प्रकृति आपके लिए काम करेगी, तो मृत्यु के बाद भी प्रकृति ने आपके लिए काम किया, उनका वो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया सर, और वो बॉडी सही तरीके से घर आ गई। हाँ, आप ये बात समझिए ना, मृत्यु जो हुई किसकी हुई वहां शरीर की। पर? शरीर की, मतलब जो 5 तत्व हैं वही वहां है। हाँ और हाँ। बाकी 20 कहाँ है? हम्म बाकी 20 में से 18 जो है वो सूक्ष्म शरीर में है। वो तो है वहां पर। और मूल प्रकृति भी है और पुरुष भी है। बिल्कुल। हम्म। तो पुरुष जो है वो कंट्रोलर है प्रकृति का, और हम्म पुरुष जो है वो एक्सपीरियंसर है प्रकृति का। अगर पुरुष पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस करना चाह रहा है तो होगा। हम्म
और पुरुष अगर नहीं चाह रहा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती है, क्योंकि इकलौता पुरुष कंट्रोलर और एक्सपीरियंसर है। और पुरुष ने प्रकृति बनाई है अपने लिए, वो अस्पताल के लिए नहीं बनाई है उसने। तो जब ये नॉलेज आने लगता है तब आपको खुद ही रियलाइज होता है, मतलब किसी का एक्सपीरियंस सुनने की भी जरूरत नहीं है, आपको अंदर ही समझ में आता है पूरा साइंस। अभी आपको मालूम है कि पानी में आप 1 चम्मच नमक मिलाएंगी, उसको पिएंगे तो नमकीन होगा। उसमें थोड़ा जरूरी है कि 10 आदमी आपको बोले, 1 आदमी आपको बोले, आपको मालूम है। उसी ग्लास में आप चीनी मिलाएंगे, 1 चम्मच, पानी मीठा होगा। उसी तरीके से आप साधना करेंगी, आपका जीवन मुक्त होने लगेगा, दुख से मुक्त होने लगेगा। और वो जो सूक्ष्म शरीर है वो अगले स्थूल शरीर में जाएगा। और वो अगला स्थूल शरीर कहां मिलेगा उसको? जहां पर मां बाप ने आपस में सेक्स किया हो, एग फर्टिलाइज हुआ हो, वहां पर मिलेगा। अच्छा, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये स्पेसिफिक है, न तो लोग बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक है भैया, बुद्धि अहंकार, तो कैसे वो जाएगा और पहुंचेगा? तो वो स्पेसिफिक है, क्योंकि इंद्रियां जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो स्पेसिफिक है। तो वो स्पेसिफिक है। और जो माँ बाप ने सेक्स करके जो एग फर्टिलाइज हुआ वो भी स्पेसिफिक है। और माँ जो अभी खाना खाएगी बाहर से वो भी स्पेसिफिक है। दाल खाएगी, चावल खाएगी, सब्जी खाएगी, दही खाएगी, पानी पिएगी, हवा लेगी। तो वो तीनों मिलके अगला स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कॉम्बिनेशन बन गया। सूक्ष्म शरीर पीछे से आया, स्थूल शरीर मां बाप ने, और बाहर के प्रकृति से बन रहा है। अब वो जीवन चालू होगा। अब जो रिकॉर्ड लेके आई थी वो बुद्धि, वहां से अगला जर्नी चालू होगा। अगर वो बुद्धि विकसित आई है तो जिस विकसित लेवल तक आई है उसके आगे की जर्नी चालू होगी। तो यहां कुछ जाता नहीं है, लेकिन वो जो शरीर जो छूट गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको तो हम जलाते हैं। और हॉस्पिटल को वो क्यों चाहिए बॉडी, सबको मालूम है। जी सर, वो तो देखा, वहां पर बहुत कुछ हो रहा था। हाँ, होता है। तो ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी, आपकी कल्पना के बाहर है। तो ये जो है ये प्रैक्टिकल है, ये कोई आ, मतलब हवा की चीज नहीं है, या ये कोई रिलीजन नहीं है। लोग बोलते हैं रिलीजन है, रिलीजन नहीं है। आज आपकी बात से लग रहा है कि अपनी साधना को कितना पक्का करना है सर। अभी जितना भी अभी सुना ना, तो अपनी साधना को ज्यादा दृढ़ करना है, और वो लग रहा है कि मुझे उतनी पक्की होती चली जाएगी। वो सब अपने आप होता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, करते रहने की जरूरत है। और वो भी करता हाँ रहना भी अपने आप होता रहता है। सब कुछ अपने आप होता है। देखिए, जो पैदा होगा उसको मोक्ष मिलेगा। अब हर एक को अलग अलग रास्ते मिलेगा, अलग अलग समय में मिलेगा, अलग अलग प्रकार के जीवनों से मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको, ये गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि पुरुष पैदा कर रहा है अनुभव करके निकालने के लिए। प्रकृति तो कुछ कर नहीं रही है, पुरुष चला रहा है प्रकृति को। और हमको ऐसा लगता है कि प्रकृति चला रही है। तो ये
समझने का नजरिया है कि इसको कैसे समझा जाता है। आपको समझ में आना चाहिए, अब जैसे भी आप समझो, ये रियलाइजेशन आनी चाहिए जैसे भी आए। पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, वही हमको नहीं बताया जाता है। हमको रॉन्ग आइडेंटिटी दी जाती है, तुम संजय हो, सिंधी हो, भारतीय हो, मेल हो, वो सब, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं। तो ये 25 तत्वों से आपको समझ में आता है कि हु आर यू। वो समझ में आने से ही आप समझिए 50 to 90% जर्नी हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कौन है, और 100 जन्म नहीं समझ में आया, तो कुछ नहीं होगा आपके 100 जन्मों में, दुख ही दुख झेलते रहेंगे। ये समझना कि मैं ईगो नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं आत्मा हूं। अब कुछ लोग बोलते हैं आत्मा नमस्ते, आत्मा, क्या आत्मा शांति, ऐसे कुछ कुछ लोग कुछ कुछ संस्थाओं में बोलते हैं। लेकिन ये बोलने से क्या वाकई में आपके अंदर रियलाइजेशन आता है कि मैं आत्मा हूं, कि हम एक तोते की तरह रट रहे हैं? फर्क पड़ता होगा, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा, और कुछ लोगों में ज्यादा फर्क भी पड़ता होगा, बट मेजॉरिटी में क्या होता है? तो बस यही सीखना है कि ये क्या है, मैं कौन हूं। अब कुछ लोग बोलते हैं आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द आत्मा। बोलते रहो जिंदगी भर, देखो क्या होता है। ये रियलाइजेशन है, एक अंदर का अनुभव है। ये बाहर की पेंटिंग नहीं है घर की। और वो सिर्फ वो 25 तत्व समझने से आ जाता है पूरे तरीके से। और जैसे जैसे हम लोग ये जब ये चालू करेंगे, तो एक एक सूत्र में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आपको समझ में आएगा कि क्या है ये एग्जिस्टेंस, क्या है आप, क्या है वो तो ठीक है, आप और ये एग्जिस्टेंस एक ही है। तो इसमें हम मुक्ति पाते हैं चित्त के माध्यम से, चित्त को समझ के, चित्त को पकड़ के, ध्यान के माध्यम से हम चित्त के वृत्तियों को तोड़ते हैं, कम करते हैं, शून्य करते हैं। बस यही योग का मेथड है। अगर किसी का अभी कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम लोग क्लोज करें, मेरे ख्याल से। जी अ, सर, क्लोज करिए। हाँ, काफी देर हो गई। 11:23 हो ठीक है। गए। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं जल्दी से आंसर कर दूंगा। नहीं सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। चलिए, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू गुड सर। नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।